9 साल से एक सवाल देश भर के सामने, आखिरकार आरुषि को किसने मारा? उसके माता पिता ने नहीं मारा, ये बात आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दी और जिस आरोप की वजह से पिछले 2 साल से वो जेल में थे, उन्हें बरी कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल आज भी यही है कि आखिरकार 14 साल की आरुषि को किसने मारा, वो भी तब जबकि वो अपने घर में सो रही थी। हेमराज जो तलवार दंपति का नौकर था, उसे किसने मारा? उसे 2 दिन बाद छत से उसकी शव को बरामद किया गया था। सवाल कई हैं, जवाब बिल्कुल नहीं है। हां, एक बात जरूर है, सिस्टम आज सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस ने जो काम किया वो निंदनीय नहीं, शर्मसार करने वाली बात है। दोनों तलवार दंपति को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। परिस्थिति ने साक्ष्य पर आधारित था। कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दिया है कि सारी सर्कमस्टेंसेस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती हैं, इंटरलिंक नहीं होती हैं। माननीय न्यायालय ने उस सजा को पूर्ण रूप से गलत माना और उनको एक्विटेट कर दिया। आरुषि को न पापा राजेश तलवार ने मारा, आरुषि को न मम्मी नुपुर तलवार ने मारा, तो फिर आरुषि को किसने मारा? ये सवाल 9 साल बाद फिर जिंदा हो गया। एक बार फिर देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री हजारों सवालों के भंवर में उलझ गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 16 मई 2008 को आरुषि का कत्ल करने वाला कौन था? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तलवार दंपति ने आरुषि हेमराज का कत्ल नहीं किया। हाईकोर्ट ने जस्टिस एस लाल की निचली अदालत के करीब 208 पन्ने के फैसले को पलट दिया और 9 साल पहले जो माता पिता अपनी बेटी के कत्ल के लिए दोषी करार दिए गए थे, अब वो खुली हवा में सांस लेने के लिए आजाद हैं। कोर्ट में हमारे क्लाइंट्स को ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने बरी किया है। जो इल्जामात लगाए गए थे वो गलत पाए गए हैं, बेबुनियाद पाए गए हैं। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को सरासर खारिज कर दिया गया है और हमारे दोनों क्लाइंट्स जो है बरी हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल दोपहर में वो जेल से बाहर आएंगे। नुपुर और राजेश तलवार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुकून पहुंचाने वाला जरूर है, लेकिन आज भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब नोएडा पुलिस और सीबीआई के पास नहीं है। सीबीआई अदालत ने हालात को देखते हुए तलवार दंपति को दोषी माना था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हीं हालात पर गौर करते हुए सबूतों के अभाव में नुपुर और राजेश तलवार को बरी कर दिया। देखिए, सीबीआई का केस आपको शुरू से लेके चलना पड़ेगा कि खुद सीबीआई ने इस मुकदमे में जो आखिरी रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें वो खुद ही जो है पहले केस बंद करना चाह रहे थे। उसके बाद में जो मुकदमा चला, सजा हुई, अब उस सजा को देखते हुए जो साक्ष्य पेश हुए थे उनका यहाँ पूरी विस्तृत से अवलोकन किया गया, विश्लेषण किया गया। लगभग 4 महीने हमारी बहस सुनी गई डे टू डे बेसिस पे। उसके बाद में ये फैसला आया है। लीगल लड़ाई अभी जारी रहेगी, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हारनी है। अभी हाई कोर्ट ने उनको बरी किया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का हम लोग रुख करेंगे। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई की जांच पर ही सवाल उठाए हैं। जज ने फैसला सुनाने से पहले सीबीआई जांच की खामियां उजागर की। सीबीआई अब पूरे फैसले का इंतजार कर रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस केस में पहले ही दिन से पुलिसिया जांच में लापरवाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे केस की कड़ियां उलझती चली गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी वो सुराग नहीं तलाश सकी जिससे आरुषि का असली कातिल बेनकाब हो पाता। अब 9 साल बाद वक्त का पहिया मानो 360 डिग्री घूम चुका है, उसी सवाल के साथ कि फिर आरुषि का कत्ल किसने किया। इलाहाबाद से मानवेंद्र सिंह के साथ टी न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं, देश की राजनीति किस करवट बदलती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश को लेकर कांग्रेस बहुत ही सतर्क रहेगी, और वो इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का शासन है और अगर ये चुनाव कांग्रेस हार जाती है तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी। वो भी तब जब धीरे धीरे कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और अब कांग्रेस सिमटती चली जा रही है, क्योंकि इसके बाद बड़े राज्यों में सिर्फ कर्नाटक रह जाएगा कांग्रेस की झोली में, जो कि शायद कांग्रेस के लिए बहुत दुखद स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हिमाचल प्रदेश भी जीत लिया तो लगभग पूरे तरीके से अब एक चुनावी मोड में आते दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी और 2019 के लिए मनोबल और मजबूत होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पंजाब और कर्नाटक तक सिमटी कांग्रेस क्या हिमाचल को बचा पाएगी। हिमाचल में बज गया चुनावी बिगुल।
विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। हिमाचल में मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और मुख्य विरोधी पार्टियों ने यूं तो पहले ही चुनावों के लिए कमर कस ली थी, लेकिन चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम सूरमाओं को नया टास्क मिल गया। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। 16 से 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकेंगे। 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी। 18 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। 9th November 2070 Thursday, and the date of counting of the polling result would be on 18th December 2017, that is Monday, and date before which election shall be completed would be 20th December. चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि राज्य के सभी 7,521 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और सभी पोलिंग बूथों की वीडियोग्राफी होगी। कि हिमाचल प्रदेश में हम 68 पोलिंग स्टेशंस का जो वीवीपैट स्लिप्स होगा वो हम उसकी काउंटिंग भी कराएंगे और उसके रिजल्ट को सीयू के रिजल्ट के साथ मैच भी कराएंगे। हिमाचल के चुनावी समर में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। राज्य में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत है। पिछली बार कांग्रेस ने 36 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी के खाते में 26 सीटें आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के खिलाफ राज्य में एंटी इनकम्बेंसी की लहर है। वहीं कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही है। रणनीति हमारी तो बड़ी सरल है। हम सरल आदमी हैं, सरल हमारी राजनीति है और हिमाचल प्रदेश के लोग भी सरल हैं। इसमें कोई दाव पेश नहीं है और हमारा जो है अभी भी जो है वो मुख्य जो जोर होगा वो होगा और अधिक विकास के ऊपर। पार्टी ये तय करती है कि कौन व्यक्ति प्रदेश को आगे ले जा सकता है, जिसमें वो काबिलियत देखेगी उसको मौका देगी और हिमाचल प्रदेश को हमें विनाश के रास्ते से बचाकर विकास के रास्ते पर लाना है। 50,000 करोड़ के कर्जे में हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य डूब चुका है, उसको वापस लाना है। टूटी सड़कें, पानी की कमी, रोजगार की कमी से बदहाली से बचाकर इन सब कामों को करवाना है। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि गुजरात के चुनाव भी 18 दिसंबर से पहले करा लिए जाएंगे। तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उम्मीदवारों पर पैनी नजर होगी। वहीं न्यूज नेशन के सवाल के जवाब पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा में वीवीपैट पर मोहर लगा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहते हैं तो आपके लिए बुरे दिन आने वाले हैं। और बुरे इसलिए क्योंकि आप सांस नहीं ले पाएंगे, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश में नियमावली नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो शॉर्टकट है। हम सब जुगाड़ की जिंदगी जीते हैं। किसान अपने खेत में खेती करे, लेकिन जो पराली बच जाती है उसे खेत में जला दे तो उससे किसान को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके आसपास के रहने वाले लोगों की जिंदगी मुहाल हो जाती है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ना तो राज्य सरकारों को फर्क पड़ता है, न केंद्र सरकारों को। मरना तो हम सबों को है। और ऐसे में सरकारें आखिरकार क्यों चिंतित हों? क्योंकि हवा के स्तर से सरकार को वोट तो मिलते नहीं है और हम और आप इसके बारे में वोट देंगे नहीं। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पराली अब जलने वाली है और जल रही है बड़े पैमाने पर पंजाब में और हरियाणा में। बस अब धुआं ही धुआं होगा, सांस नहीं होगी। अगर आप मरें तो यह आपकी जिम्मेदारी है। दिवाली से पहले ही धुआं धुआं दिल्ली। राजधानी के आसमान में धुएं की चादर। दिल्ली की आबो हवा में बढ़ता प्रदूषण एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। डर इस बात का कि कहीं दिल्ली फिर से गैस चैम्बर तो नहीं बन जाएगी। दिल्ली एनसीआर में धुंध वाले मौसम की सबसे बड़ी वजह है पराली, यानी फसलों का बचा हुआ हिस्सा जिसे किसान जलाते हैं और उसका धुआं दिल्ली के बादलों में आकर छा जाता है। करनाल से लेकर संगरूर और लुधियाना से लेकर पंजाब के दूसरे शहरों में पराली जलाने की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं। अकेले हरियाणा में पिछले 15 दिनों में पराली जलाने की 100 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं और इसका असर अब साफ नजर भी आने लगा है। पंजाब और हरियाणा में किसान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के कड़े आदेश का विरोध कर रहे हैं।
पराली जलाकर विरोध जताने का उनका ये तरीका दिल्ली की हवा को धुआं कर रहा है। इससे दिल्ली में प्रदूषण के स्तर और जहरीले कणों की मात्रा में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल 2 दिन से बढ़ा हुआ है। इस समय आप देख सकते हैं हम मौसम विभाग के सामने खड़े हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि लोधी रोड पर किस तरह से PM 2.5 का स्तर जो है वो बढ़ चुका है। 210 PM 2.5 है और PM 10 है 272, यानी निम्न स्तर पे पहुंच चुका है। और PM 10 जो है वो पुअर स्थिति में, वेरी पुअर स्थिति में पहुंच चुका है। जिस तरह से पराली जलाने को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन भी किया है और मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं, दिल्ली की आबोहवा में एक तरह से जहर घुलता जा रहा है। आपको बता दें कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने नवंबर 2015 में पराली जलाने पर पाबंदी लगा दी थी। 2 साल के अंदर सरकार को मैकेनिज्म तैयार करने को कहा था। हाल ही में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार को निगरानी रखने के कड़े निर्देश दिए थे। एनजीटी ने पराली जलाने पर किसानों के लिए भी जुर्माना तय किया था। किसानों की ज़मीनों पे अगर पराली जलती हुई पाई जाती है तो गिरदावरी जब हमारा पटवारी करने के लिए मौके पर जाएगा तो उसमें एक रेड एंट्री जो है रिकॉर्ड में डाल दी जाएगी, जो कि फ्यूचर में उनके लिए कोई परेशानी का सबब जो है बन सकती है। हालांकि किसानों का आरोप है कि सरकार ने इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं की और उन पर एनजीटी के आदेश को मानने का दबाव बनाया जा रहा है। सरकार ने कोई संसाधन नहीं दिए तो ऐसे किसान बेचारा क्या करे, क्योंकि इसको खेत में जलाए बिना, हटाए बिना तो बिजाई हो नहीं सकती। तो इस संबंध में अगर सरकार ज़्यादा इसमें मतलब किसान को परेशान करेगी तो हमने आह्वान कर दिया है पूरे हरियाणा में कि खेती छोड़ो, जेल चलो। जाहिर है दिल्ली में वैसे भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर रहता है और दूसरी तरफ पराली का धुआं यहाँ की हवा को और भी जहरीला बना रहा है। सवाल ये है कि बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? आखिर पराली जलाने वाले किसानों के आगे हर बार सिस्टम फेल क्यों नजर आता है? दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो धुएं का ये बादल, ये अंबार अब आपको अपनी गिरफ्त में लेने को तैयार है अगर आप हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में रहते हैं तो। आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल पराली जब जलाई जाती है खेतों में, जब फसल काट दी जाती है उसके बाद जो भूस बचती है उस पर आग लगा दी जाती है। आमतौर पर पंजाब में ये बड़े पैमाने पर होता है जब गेहूं के खेत में आग लगाई जाती है और उसके बाद हरियाणा में भी, और फिर ये धुएं का अंबार हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निकटतम इलाके जो दिल्ली से सटे हुए हैं वहां बड़े पैमाने पर आता है और तकरीबन 15 से 20 दिन तक आसमान में आपको नीला रंग नहीं बल्कि सिर्फ धुआं और धुआं ही दिखाई देता है। अब ऐसे में हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप दमा के मरीज हैं, सांस लेने में आपको दिक्कतें आती हैं या फिर आप अस्थमा के मरीज हैं तो आप अपने आप को बचा लीजिए, वरना वाकई में मुश्किल के दिन होंगे। बच्चों के लिए ये दिन बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि बच्चों में तरह तरह की बीमारियां सांस से संबंधित हो सकती हैं और ऐसे में आमतौर पर स्कूल बंद करने की प्रक्रिया रही जाती है। घर के अंदर जितना हो सका है उतना रहिए जब तक ये धुएं का माहौल बना रहे, और बाहर निकलते समय संभव हो सके तो मास्क लीजिए और बाहर निकलिए, वरना प्रदूषण की वजह से आप बहुत बड़ी मेडिकल मुश्किलों को झेलते दिखाई देंगे। अब एक तरफ तो आप देखिए कि अगले 20-25 दिनों तक और दिवाली से लेकर उसके बाद तक पराली की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में जीवन दुभर हो जाएगा। और अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो इस बार की दिवाली आपकी बड़ी साफ सुथरी और स्वच्छ मनने वाली है, और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों ने तय कर लिया है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ वह मुहिम छेड़नी है। ऐसा पता नहीं क्या खेल चल रहा है दिल्ली सरकार में और सफाई कर्मचारियों के बीच में कि हर 2 महीने पर दिल्ली में कूड़े का अंबार जमा हो जाता है। स्वच्छ भारत अभियान को अगर कहीं सबसे बड़ा धक्का लग रहा है तो वो है दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक नाक के नीचे जितनी गंदगी है, अगर उसी के बारे में बात कर लें, उसे साफ कर दें, तो न जाने स्वच्छ भारत अभियान कहां से कहां पहुंच जाए। पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल, अनिश्चितकालीन हड़ताल से गहराया सफाई पर संकट। क्या दिवाली पर दिल्ली का पूर्वी हिस्सा गंदगी मुक्त नहीं हो पाएगा? बड़ा सवाल यही है। दिल्ली की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कर रहा है पूर्वी दिल्ली नगर निगम? क्या कर रही है सरकारें? जिस देश की राजधानी से सफाई अभियान का झंडा बुलंद किया गया, वही दिल्ली आज अपनी हालत पर रो रही है।
त्योहारी सीजन में पूर्वी दिल्ली के लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन है, ये नहीं पता कि हड़ताल कब तक जारी रखेंगे। कल से कचरा नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा बदबू फैल रही है, कचरे का यहाँ पर ढेर लग गया है। डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू के ट्रिपल अटैक से दिल्ली वाले जूझ रहे हैं। ऐसे में कूड़े का ये अंबार ज्यादा डरा रहा है। परेशानी हो रही है, अभी डेंगू मलेरिया बहुत फैला हुआ है, तो अब तो ज़्यादा डर ये हो रहा है कि इन लोगों को डेंगू ना हो जाए, मलेरिया ये हो जाए, और ये चिकनगुनिया वगैरह जो है तो बहुत परेशानी हो रही है, लोग सांस लेने में परेशानी हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है, निकलना पड़ने में दिक्कत हो रही है, बदबू मार रही है, यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है, लोग बाग निकलने पड़ने में कतरा रहे हैं यहाँ पे। दरअसल पूर्वी दिल्ली में वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने चाचा नेहरू अस्पताल से लेकर मेयर निवास तक रैली निकाली और फिर गीता कॉलोनी में मेयर के घर के बाहर जमा होकर प्रदर्शन किया। गुस्साए कर्मचारियों ने उनका पुतला जलाया। सवाल बस एक ही है कि आखिर उन्हें सैलरी क्यों नहीं मिल रही। वेतन, एरियर और मेडिकल कैशलेस कार्ड की मांगों पर सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पूर्वी दिल्ली की मेयर ने सफाई कर्मचारी यूनियन के लोगों से मुलाकात की। मेयर नीना भगत के साथ यूनियन की बैठक बेनतीजा रही। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इस्मा लगाने की चेतावनी दी। सफाई कर्मचारियों की मांग अपनी जगह है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की सियासी खींचतान अपनी जगह, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि आखिर कब तक दिल्ली का कूड़ा होता रहेगा। हालांकि ये पहला वाकया नहीं है जब ईडीएमसी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए हों। इसके पहले भी उनके हड़ताल पर जाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, बस इसी बात से आज समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गाड़ी जो लगातार हम तस्वीरों में देखते रहे थे, और वैगनआर नीले रंग की जिसमें बैठकर हमेशा वो दिखाई देते थे अपने मफलर के साथ, वो उनके सचिवालय के सामने से चोरी हो गई। अब जरा सोचिए, मुख्यमंत्री जी की गाड़ी चोरी हो सकती है तो दिल्ली वाले बाकी और क्या कर सकते हैं भाई। जहां जहां अपनी गाड़ियां हैं चेन लगाकर उसके बांध लीजिए, बचा लीजिए, वरना कोई से उड़ा कर ले जाएगा। और अब बात करते हैं गुरमीत राम रहीम के राजदार हनीप्रीत की, जो कि फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। भटिंडा से उन्हें राजस्थान के श्रीगंगानगर ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। कई चौंकाने वाली जानकारियां आ रही हैं और समझ नहीं आता कि आखिरकार हनीप्रीत खुद कितनी बड़ी साजिश करता है। सर का एक भी कदम बिना वजह से नहीं होता, जितना मैं जानती हूँ। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत नए नए राज खोल रही है। हनीप्रीत से पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। पुलिस की टीम ऐसे तमाम सच को सामने लाने में लगी है। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को लेकर भटिंडा, गंगानगर और राम रहीम के गांव गुरसर मोड़िया भी गई और हनीप्रीत से तमाम जगहों की तस्दीक कराई। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि हनीप्रीत ने पिछले 2 सालों में राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में 25 बीघा जमीन खरीदी। दावा किया जा रहा है कि सभी जमीनों की रजिस्ट्री हनीप्रीत के नाम से हुई। बताया जा रहा है कि फरारी के दौरान हनीप्रीत गुरसर मोड़िया और आसपास के इलाकों में 5 दिन रुकी थी। हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को लेकर उन तमाम ठिकानों की तस्दीक कर रही है और इसके साथ ही सामने आते जा रहे हैं हनीप्रीत और राम रहीम के राज। उधर सिरसा के डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपश्यना पूछताछ के लिए फिर एसआईटी के सामने नहीं पहुंची। पुलिस हनीप्रीत और विपश्यना को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। डेरे की चेयरपर्सन विपाशना को एसआईटी ने एक बार फिर नोटिस कर पंचकूला के 23 सेक्टर थाने में बुलाया है। वहीं अगर आप बात करें पिछले नोटिस की, तो पिछले नोटिस में विपाशना ने एक मेडिकल ग्राउंड का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यात्रा नहीं कर सकती हैं। लेकिन एसआईटी ने जो उनकी मेडिकल ग्राउंड थी और इनका सरकारी अस्पताल में एक बार फिर मेडिकल कराया और उन्हें यात्रा के लिए बिल्कुल फिट करार दिया। दूसरी तरफ हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हनीप्रीत के पूर्व पति को नोटिस भेजा है। राज्य महिला आयोग का कहना है कि जब विश्वास का हनीप्रीत से तलाक हो चुका है तो फिर वो उसे बदनाम करने में क्यों लगा है। इस बीच हनीप्रीत पुलिस की रिमांड में है और वो राम रहीम से जुड़े हर राज से पर्दा उठा रही है। हनीप्रीत ने ये भी कबूल किया है कि पंचकूला हिंसा की साजिश में वो भी शामिल थी। टीम
न्यूज़ नेशन।